नमस्कार मित्रों। कल जिस समय मैं अपनी बात रख रहा था तो दुर्भाग्य से हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन गायब हो गया और कल हमारी बात अधूरी रह गई। और जब इंटरनेट का कनेक्शन आया करीबन 5 से 8 मिनट बीत चुकी थी तो उचित नहीं लगा कि हम दोबारा इसको शुरू करें, इसलिए सीधे हम आज शुरू कर रहे हैं। मित्रों, कल हम बात कर रहे थे वामपंथियों द्वारा भारतीय समाज में जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाई जा रही है उस पर। बड़े खेद का विषय है। मैं आज मेरी फ़ोन पे 2 लोगों से वार्ताएं हुई हैं। उन वार्ताओं का संदर्भ देते हुए मैं बात करना चाहूँगा। एक कवि महोदय थे तिवारी जी। उन्होंने एक समूह में टिप्पणी की कि राष्ट्रवादी लेखक संघ के जो समूह हैं उनमें गंभीरता नहीं है, उनमें कोई कुछ भी डाल देता है। मैं तुरंत समझ गया कि ये तो हमारे देश में गैर वामपंथियों की एक प्रबुद्ध श्रेणी है जिसे स्वयं से मतलब रहा है, उनमें से कोई एक है। और मैंने उन्हें फ़ोन मिला दिया। उन्होंने बताया कि पूरा जीवन उनका राष्ट्र सेवा में निकला है, राष्ट्र के प्रति ही उनकी कविता है, सारा का सारा काव्य लेखन उनका राष्ट्र के प्रति समर्पित है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी शहर में रहते हुए मैं उनकी किसी भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किसी बड़ी कविता से परिचित नहीं हो पाया। यह दिक्कत उनकी नहीं, यह दिक्कत लगभग सभी की है कि वो रचनाएं करते हैं और आत्ममुग्ध हो लेते हैं। सच बात यह है कि जो गैर वामपंथी रचनाकार हैं वो किसी दिशा विशेष में कार्य नहीं कर रहे हैं। जो प्राध्यापक हैं वो जो प्राध्यापकों का जो वातावरण है उसी के इर्द गिर्द अपना चिंतन रखते हैं। जो मंचीय कवि हैं वो मंचीय वातावरण के इर्द गिर्द अपना चिंतन रखते हैं। और जो छोटे मोटे छुटभैया कवि हैं उनकी कविताओं में उनकी प्रेमिका का जिक्र होगा, प्रेम का जिक्र होगा, कोई नई बात नहीं होगी। इन सारे कवियों को इस बात से कोई मतलब है ही नहीं कि हमारे समाज को किस तरीके से बांटा जा रहा है। ये चिंतन है ही नहीं कि जो समाज को बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। मित्रों, 2-3 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि हम हिंदी क्षेत्र के लोग अपनी दक्षिण भारत की भाषाओं को भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई ट्रेन में दक्षिण भारतीय परिवार चल रहा हो और वो परिवार के अंदर अपनी मातृभाषा में बात कर रहा हो तो हम चकमकाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तमिल है या ये तेलुगु है या ये कन्नड़ है या ये मलयाली है। हम लोगों का रुझान इस तरह का है कि जो कुछ भी करे सरकार करे। सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की, सारी जिम्मेदारी अमित शाह की, सारी जिम्मेदारी योगी की। हम इस भाव के हो गए।
साहित्यकार का सत्ता को सम्मान करना चाहिए। और महाकवि जी बताइए कितने दिनों से रचना कार्य कर रहे हैं और सरकार है कि उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, सम्मानित ही नहीं कर रही है उनको। बड़ा दुखद है। तो मित्रों, मूल बात यह है कि हम इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं, अपनी रचना धर्मता पर इतने केंद्रित हो गए हैं कि हमें केवल सम्मान की लालसा है। कोई भी कहीं का संस्थान आएगा, वो आपसे 2500 रुपये फीस लेगा और आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि दे देगा और कहेगा कि ये विद्या वाचस्पति की जो उपाधि है ये पीएचडी के समतुल्य है। और आप क्या करेंगे? अगले दिन फेसबुक पे अपना नाम बदलेंगे और आप एक झटके पे हो जाएंगे डॉक्टर फलाना सिंह। मित्रों, हमें इन सब प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होगा। अक्सर कर लोग कहते हैं हम करें तो करें क्या। तो मैं आज के वक्तव्य में वो सब बातें करना चाहता हूं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही आप संस्कृति की बात करेंगे तो वो आप पे एक हथौड़ा चलाएंगे जातिवाद का, भेदभाव का। कट गया, चल रहा है। बीच में फिर आज कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन तुरंत अपने आप जुड़ गया, ये अच्छी बात है। तो ये जो हथौड़ा वो छुआछूत भेदभाव का चलाते हैं, इसकी काट करने की आवश्यकता है। और इसकी काट किन किन तरीकों से हो सकती है उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे इर्द गिर्द जो दलित, मुझे दलित शब्द बड़ा अटपटा लगता है। सच बात यह है कि शब्द वंचित होना चाहिए और इस वंचित में जितने भी निर्धन हैं उनको सबको समाहित किया जाना चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो और चाहे वो उच्च जातियों का क्यों ना हो। हम वंचित शब्द पे काम करें। अब जो उच्च जातियों के अलावा सक्षम लोग हैं, इन सक्षम लोगों से हम संवाद बनाएं। हमें अपने मन से इनके प्रति छुआछूत या किसी भी तरह की कोई भी भावना है उसको हम दूर करें। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं आपको। कानपुर में एक एडीएम थे, दलित जाति के थे। एक बार मैं उनके आवास पे उनसे मिलने गया तो अब एडीएम बड़ा अधिकारी होता है, डीएम के सीधे दूसरे नंबर पे एडीएम का नंबर होता है। तो मैं जब पहुंचा तो उनके दरवाजे पे फोर्स थी। अधिकारियों के बंगलों पे अक्सर कर 1-2 सिपाही बैठे रहते हैं। तो जो सिपाही बैठा हुआ था वो था अरुणेंद्र पाठक और अंदर जो थे वो थे धर्मेंद्र सिंह। अरुणेंद्र पाठक बीड़ी का सुट्टा मार रहा था गेट पे बैठे हुए। अंदर जब मैं मिला तो वहाँ उन्होंने अपनी थ्योरी बतानी शुरू की। सदियों से शोषण किया है और अब जो है आक्रोश, दलितों में आक्रोश है, वो अभिव्यक्त हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो गेट पे अरुणेंद्र पाठक बीड़ी का सुट्टा मार रहा है, ये एडीएम साहब धर्मेंद्र सिंह जी का कौन सा शोषण कर रहा है, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। तो सच बात यह है कि हम वंचितों के लिए काम करें। अब वंचितों के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं?
वंचितों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है उनकी शिक्षा दीक्षा। सच बात यह है कि वंचितों के जो मसीहा हैं उन्होंने खुद शिक्षा प्रणाली को इतना भ्रष्ट कर दिया है जिससे वंचितों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सही ढंग से शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। पूरा का पूरा सरकारी अमला जो शिक्षा का है वो ध्वस्त हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो राष्ट्रवादी लोग शिक्षक हैं वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करना शुरू करें, और जो भी वंचितों के बच्चे उनके बीच में उनके विद्यालय में आ रहे हैं उन पे उचित तरीके से ध्यान दें। अगर अध्यापक के रूप में आपने एक भी वंचित के बच्चों को सपोर्ट कर दिया तो वो पूरे जीवन आपका आदर करेगा, सम्मान करेगा। अंबेडकर ने भी अपने उन लोगों को जो सवर्ण थे और उनका साथ दिया उनको भूला नहीं, कोई नहीं भूलता है। जब कभी खबरें इस प्रकार की आती हैं कि मिड डे मील में उनको अलग जगह पे बिठाया गया, मिड डे मील में उनके बर्तन अलग रखे गए, तो घटना तो घट जाती है, लेकिन वो जो घटना है उनके कोमल मस्तिष्क पर बहुत बड़ी छाप छोड़ती है। हम अध्यापक हैं, हमको अधिकार प्राप्त है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि मिड डे मील में जो बर्तन हैं, वहाँ जो धोने वाली हैं, जो महिलाएं रखी जाती हैं, वो ढंग से, जरूरी नहीं है कि विम पाउडर का पैसा बचाया जाए, थोड़ा अपनी तनख्वाह में से, अपने वेतन में से भी खर्च कर दिया जाए और ढंग से उन बर्तनों को धुलवा कर अगर सबके वो बर्तन बांट दिए जाएं और फिर अगल बगल में ही बैठ के उनको खाना खाने दिया जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता उत्पन्न होगी। लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है। हम तो अध्यापक हो गए, 40-50 हज़ार हमको वेतन भी मिलने लगा, हफ्ते में 6 दिन में से हम 3 दिन या 4 दिन जाते हैं और उसके बाद इतनी मक्कारियाँ हम छोड़ जाते हैं कि हिंदू समाज विघटित होने लगता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अध्यापकों के माध्यम से जातिवाद को खत्म करने पर पहल करें। अब राष्ट्रवादी लेखक संघ यहीं पे प्रासंगिक हो जाता है। राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़े जो रचनाकार हैं वो इसके लिए काम करें, अध्यापकों के बीच में एक मिशन चलाएं कि भाई देखिए, मिड डे मील में जातिगत वैमनस्यता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जातिगत वैमनस्यता आपने मिड डे मील में उत्पन्न की तो निश्चित रूप से जब वो बच्चे बड़े होंगे इन बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा और फिर बाद में आप कहें कि देखिए सब भारतीय समाज टूट रहा है, वामपंथी ये कर रहे हैं, वामपंथी वो कर रहे हैं, तो ये अनुचित होगा। तो जितने भी राष्ट्रवादी लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथ हों अथवा ना हों, स्वतंत्र लेखन क्यों ना करते हों, अपने लेखन के दम्भ में ना रहें केवल कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दुनिया से जब चले जाओगे तो आपके लेखन को कोई नहीं पूछने वाला। मैं तो अक्सर कर इस बात को कहता हूं कि आज़ादी के बाद भारत में मंचीय कवियों को छोड़ दीजिए, नीरज जी हुए या बच्चन जी भी मंच पे जाते थे, मंचीय कवियों को छोड़ दीजिए, भारत में आज़ादी के बाद एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ है जिसको भारत की जनता जानती हो। और ठीक है, आप कुछ लिख जाएंगे, आपके मित्र उन पे 2-4 लोगों से शोध भी करा देंगे, शोध भी हो जाएगा, लेकिन वो किताबों में रखा का रखा रह जाएगा।
आज वामपंथी जो आगे निकल गए, वो उसके पीछे एकमात्र कारण है कि उन्होंने साहित्यिक रचना धर्मता तो की ही, साथ में हमारे हिंदुत्व के विरुद्ध सामाजिक विश्वमन के लिए जमीनी काम करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वो जब जमीन पे काम कर सकते हैं तो हमें क्या परेशानी है, ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। मित्रों, बड़ा दुख होता है कि सबसे पहले समाज हमारे व्यवहार से, हमारा ही समाज हमसे दूर होता है, और उसके बाद एक दूसरा समाज उसके साथ उठ खड़ा होता है कि संघर्ष हम करेंगे। नारे शुरू हो जाते हैं जय भीम और जय मीम के। कहते हैं कि हम तो मूल निवासी हैं और मूल निवासियों के बीच में आर्य नामक जाति बाहर से आई हुई है। और मजे की बात है कि हम इसका कोई भी प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं है। हमें यही नहीं पता कि किन किन रचनाकारों ने यह सिद्ध किया है कि आर्य बाहर से नहीं आए, अपितु आर्य यहीं के लोग हैं। तो सबसे पहला काम हम शिक्षकों के माध्यम से जातिवाद को तोड़ने पे, उस पर प्रहार करने का काम करें। दूसरा काम, हम शिक्षकों को जोड़ें, शिक्षकों से मिलें, शिक्षकों को आगे बढ़ाएं, उत्प्रेरित करें कि आज राष्ट्र में अगर सामाजिक समरसता उत्पन्न होनी है तो वो शिक्षकों के माध्यम से होगी। और शिक्षकों के नेतृत्व के लिए जो साहित्यकार हैं, जाहिर सी बात है कि शिक्षकों में से भी बहुत सारे साहित्यकार होते हैं, वो उस थीम का, उस संरचना का नेतृत्व करें। और यहीं तक बात नहीं रहनी। अब उसके बाद जो वामपंथी विष है, इसके प्रतिकार के लिए जो भी साहित्य जहां भी उपलब्ध है, उस साहित्य का प्रसार और प्रचार होना चाहिए। फिर उसके बाद विभिन्न महाविद्यालयों के स्तर पर जहां एक युवा अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद आता है और आने के बाद अपने भविष्य के लिए जुटता है और उसी भविष्य के लिए जुटने के साथ साथ अपनी मानसिकता का निर्माण करता है, हमें उनके बीच में गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए। यानी कि राष्ट्रवादी जो विचार है, जब तक प्रत्येक महाविद्यालय के स्तर पर नहीं पहुंचेगा, तब तक राष्ट्रवाद की लड़ाई इन वामपंथियों के सामने कमजोर रहेगी। और जहां एक बार हमने इन सूत्रों को गूंथ लिया, ये तय मान लीजिए कि वामपंथी नजर नहीं आएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरी दुनिया में वामपंथियों का कोई आकार नहीं है। सोवियत संघ जैसे देश से वो मिट गए, लेकिन भारत में अभी विभिन्न कारणों से वो जुटे हुए हैं, समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। पालघर की घटना मैं बताता हूं, 2-3 चीजों को समझने की आवश्यकता है। इससे पहले जो मॉब लिंचिंग के जो भी मामले आए, उसमें सीधे सीधे 2 चीजें शामिल थी। एक मामले में गाय शामिल थी और दूसरे मामले में मोटरसाइकिल की चोरी। तो उनका समर्थन किसी भी प्रबुद्ध वर्ग ने नहीं किया। मॉब लिंचिंग का सबने विरोध किया। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये वाक्य तक बोला। लेकिन दुर्भाग्य से जब पालघर का कांड होता है तो यहां ना गाय है, न मोटरसाइकिल चोरी है,
अपितु सीधे सीधे पुलिस साथ में है और निर्ममता से घटना होती है। घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुख, गहरा दुख है, उसका होना भी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम मॉब लिंचिंग में मारा जाता है और मुस्लिम समुदाय को अगर दुख होता है तो ये स्वाभाविक है। अगर कोई ईसाई मिशनरीज का कोई मारा जाता है तो ईसाइयों को दुख होता है, ये स्वाभाविक है। यही स्थिति हिंदुओं की है। अगर हिंदुओं में से कोई मारा जाता है तो हिंदुओं को दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ मैं जिस प्रश्न को उठाना चाहता हूँ वो प्रश्न ये है कि हमारा समाज इतना विघटित किया जा रहा है कि मुस्लिम मॉब लिंचिंग पर मोमबत्तियां जलती हैं, रुदाली गाई जाती हैं। ईसाई मॉब लिंचिंग पर मोमबत्तियां जलती हैं, रुदाली गाई जाती हैं, और हिंदू संतों की, इनके साथ कोई घटना नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं रास्ते में से निकल के। उनकी जब मॉब लिंचिंग होती है तो वामपंथी समुदाय, कांग्रेसी समुदाय या अन्य जितने भी समुदाय हैं उनमें से एक भी आदमी उसकी भर्त्सना नहीं करता। अब तो ये बताने में जुट जाते हैं कि नहीं नहीं देखो देखो देखो, हिंदुओं को हिंदुओं ने ही मारा है, हिंदुओं को हिंदुओं ने मारा है। पता नहीं कहां से इतनी दोगली राजनीति लाते हैं। और ये जो दोगली राजनीति है यही हमारे समाज के लिए समस्या पैदा कर रही है। और इस दोगली राजनीति से संघर्ष करने के लिए अब एक ही उपाय बचा है कि हम लोगों को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब जोगेंद्र नाथ मंडल का किस्सा आज से 10 वर्ष पूर्व तक किसी को नहीं पता होता, लाख आईएएस की तैयारी करने वाला हो उसको भी जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में नहीं पता था, लाख इतिहास का छात्र हो उसको भी जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में नहीं पता था। ये तो पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया के कारण जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम आया। अब आप समझिए कि जय भीम का नारा ये नया नारा नहीं है। ये नारा तो 1935-36 में ही लग चुका था, जब प्रांतीय सरकारों का गठन हो रहा था और अंग्रेज चुनाव करवा रहे थे। उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग मिलकर चुनाव लड़ रही थी और इतनी मजबूत और बेहतर स्थिति में थी, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते हैं आज बांग्लादेश, वहां पे, कि जब मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर चुनाव हारे तो संविधान सभा के लिए नए सिरे से बंगाल के खुलना, जो आजकल बांग्लादेश में है, खुलना सीट से भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया। उस समय जो भी नीति नियंत्रक संविधान सभा में थे उन्होंने इस मर्म को समझा। उन्होंने समझा कि अगर हमने जरा भी दूरी बनाई तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। और उसका परिणाम हुआ कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उस प्रारूप समिति की अध्यक्षता करते हुए अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि संविधान का निर्माण होते समय दलितों और वंचितों के हितों को अनदेखी किया गया। अपितु पूरा देश आज तक भीमराव अंबेडकर को सम्मान की दृष्टि से देखता है। जब भारतीय मनीषियों ने समझा कि भीमराव अंबेडकर को साथ रखना बहुत आवश्यक है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी बड़ी चतुराई की और बंगाल के जोगेंद्र नाथ मंडल को अपनी तरफ कर लिया।
बड़े आश्चर्य का विषय है कि यहाँ संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष यदि भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, तो पाकिस्तान में भी संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। भारत में यदि पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर हुए सरकार में, तो पाकिस्तान में भी पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल हुए, और उसके बाद हश्र। हम तो आज तक भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में सम्मान देते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जोगेंद्र नाथ मंडल के परिवार की और वहाँ रुक गए दलितों की जो दुर्दशा की, उसका परिणाम 1953 में जोगेंद्र नाथ मंडल को भारत वापस आना पड़ा, और 1968 तक वे पश्चिम बंगाल में एक शरणार्थी की तरह रहे। लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल गई थी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मुस्लिम लीग के पक्ष में वोटिंग के कारण बहुत सारा भूभाग पाकिस्तान को गिफ्ट के रूप में, अतिरिक्त रूप में मिला। अगर उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुस्लिम लीग का साथ न देती, तो पाकिस्तान का आकार ये आकार ना होता। आज स्थिति ये आ गई है कि जहां एक और हमने जोगेंद्र नाथ मंडल को शरण दी, वही दूसरी ओर आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के लिए CAA लाना पड़ा, जिस CAA पर शाहीन बाग जैसे प्रकरण चले। मित्रों, हमारे संविधान निर्माता ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, उसी समय भारत विभाजन होते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ रहे हैं, तो ये पूरी तरह बंटने चाहिए। अर्थात प्रत्येक मुस्लिम पाकिस्तान जाए और वहां से प्रत्येक हिंदू भारत आए। 19% वाले हिंदुओं वाले पाकिस्तान में आज, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुओं की संख्या घटकर लगभग 1% के करीब रह गई है। जबकि इसका ठीक विपरीत भारत में 11% मुस्लिम जो बचे थे, आज बढ़कर 19% के आसपास हो गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम जाति के नाम पर बटेंगे, तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक ऐसा धर्म जो ईश्वर की अर्चना करते समय भी एक विदेशी स्थान की तरफ मुख करके देखता है, उस धर्म से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। वंदे मातरम का विरोध, राष्ट्रगान के समय पे खड़े होकर सम्मान न देना, राष्ट्रीय ध्वज को उपराष्ट्रपति जैसे पद पे होते हुए सम्मान न देना, ये सारी ऐसी बातें हैं जो अब छुपी नहीं हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्रकट रूप से सब देख रहे हैं। धन्यवाद सोशल मीडिया का। यदि सोशल मीडिया ना आता, तो मैं बहुत ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, गजवाए हिंद का जो लक्ष्य है वो धीरे 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 पूरा हो रहा होता। अरे कभी कश्मीर के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो पंडित हैं, जो वहाँ से भगाए गए, आज उनके वीडियो उपलब्ध हैं, उनकी मार्मिक कथाओं को सुनिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे एक कश्मीरी विद्वान कह रहे थे कि स्थिति ये आ गई थी कि सलमान रश्दी की किताब बैन हो रही है, पत्थर पंडितों के घर पे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैच में भारत हरा रहा है, पत्थर पंडितों के घर पे पड़ रहे हैं। और अगर 15 अगस्त की रात को, शाम को
बल्ब जला रह गया। वो काला दिवस मनाते थे, अंधेरा रखते थे। अगर किसी पंडित के घर में बल्ब जला रह गया तो सीधे पथराव। ये दृश्य थे। मित्रों, राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से ये सारी चीजें, ये फालतू की रचनाएं करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, कोई आपको याद नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपने इतिहास की ये बातें उकेर के अपनी रचनाओं को धार दे दी तो आप हमेशा याद किए जाएंगे। मित्रों, बहुत सारी चीजें करने को हैं। हम अपने अहंकारों को निकालें, जुटें, एक दूसरे को जोड़ें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, बल्कि एक दूसरे को जोड़ते हुए इस चेन को इतना मजबूत बनाएं कि भारत एक बार फिर परम वैभव की स्थिति में लौटे, विश्व गुरु बने और इसकी जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कभी पहले नंबर पे थी, वो पहले नंबर पे पहुंचे। निश्चित रूप से होगा ऐसा। वर्तमान जो स्थिति चल रही है, संकेत मिलने शुरू हो गए। निश्चित रूप से ऐसा होगा, बस आवश्यकता हम और आपको एकजुट होने की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तमिलनाडु में मैं अब तक विरोध के स्वर सुना करता था, वहां से भी हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि जुटे रहिए, हम साथ हैं। मिजोरम जैसी जगह से रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जुटे रहिए, हम साथ हैं। मेघालय से रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जुटे रहिए, हम साथ हैं। आसाम के बोडो क्षेत्र से हमें समर्थन मिल रहा है और वहाँ से लोग कह रहे हैं जुटे रहिए, हम साथ हैं। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्या है वो केवल हिंदी क्षेत्र में है। हम हिंदी क्षेत्र के लोग आपस में नहीं जुटना चाहते। अगर हम समय रहते नहीं एकजुट हुए तो यह भी निश्चित जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा खामियाजा हम हिंदी क्षेत्र के लोग ही भुगतेंगे। मित्रों, आपके मन में जो भी प्रश्न हो उठाइए, एक दूसरे से करिए, उनके जवाब ढूंढिए। जब तक हम आपस में बातें नहीं करेंगे तब तक स्थिति बेहतर नहीं होगी। हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं कि विभिन्न महाविद्यालयों में पाठक मंचों की स्थापना कराई जाए और इन पाठक मंचों में राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तकें, कम से कम 20-25 पुस्तकें किसी एक राष्ट्रवादी प्राध्यापक को संयोजक बना के उसको हैंडओवर करें और वो जो हमारे युवा वहाँ आ रहे हैं महाविद्यालयों में, उनको उस राष्ट्रवादी इतिहास को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इधर दूसरी ओर हमने एक समूह बनाया है जो राष्ट्रवादी पीडीएफ पुस्तकें उपलब्ध कराएगा और ये तय किया है कि ये पुस्तकें प्रतिदिन एक पुस्तक राष्ट्रवादी रचनाकारों के बीच में जानी चाहिए। ये समूह हमने कल से प्रारंभ किया। इसमें कल हमने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की व्याकरण से संबंधित पुस्तक शब्दानुशासन प्रेषित की थी और आज हमने वीर सावरकर की मोपला पर आधारित मोपला अर्थात मुझे क्या, ये पुस्तक हमने प्रस्तुत की थी। कल हम जिस पुस्तक को लाने वाले हैं वो है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जिसकी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखी गई है। मित्रों, मेरा निवेदन है कि जो जहाँ पे है कम से कम 10-10 लोगों को जोड़े, तब ये चेन मजबूत होगी
मुट्ठी भर कुछ हजार वामपंथी जिस धूर्तता के साथ अपने मिशन में जुटे हुए हैं, हम लाखों राष्ट्रवादी उसको फूंक मार के हवा में उड़ा देंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।